नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। आंखों देखा भारत। देखिए, आंखों देखा भारत में हम चर्चा तो करते हैं पुरानी, थोड़ी सी जो पुराने किस्से भी होते हैं, लेकिन वर्तमान संदर्भ से जरूर जोड़ते हैं ताकि आपको ये न लगे कि कहाँ किस इतिहास की बात कर रहे हैं। और हम तो ताज़े इतिहास की बात कर रहे हैं। बिहार में एक नया क्रांति का एक पदयात्रा शुरू होने जा रही है। प्रशांत किशोर, जो बड़े कारपोरेट लीडर कहें, कारपोरेट कंपनी के प्रमुख कहें, अब उन्होंने कह दिया है कि साहब मैं सबको सलाह देते रहे और एक पदयात्रा करके मैं समझूंगा कि बिहार कैसा है, बिहार की समस्याएं क्या है। प्रशांत किशोर, जो कभी भाजपा के सलाहकार रहे, कभी कांग्रेस के रहे, कभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए रहे, कभी ममता कांग्रेस मतलब तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गए, और नीतीश कुमार के साथ तो बाकायदा जनता दल यू के सलाहकार ही नहीं रहे। सत्ता में लाने का उन्होंने कहा कि मेरी वजह से सत्ता में आए, जबकि लालू यादव की पार्टी भी उनके साथ थी। और उन्हें न केवल पार्टी का उपाध्यक्ष भी पद मिला, बल्कि एक बार तो वो सरकारी पद, सलाहकार का पद लेके सरकारी सुख सुविधाओं से भी बिहार को समझते रहे। लेकिन अब वो फिर से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। इसलिए मुझे याद आया कि भाई देखिए, आंखों देखा भारत मेरा तो कुछ और था, पदयात्रियों के लिए गाथा सुनी जाए। मैं जयप्रकाश जी, विनोबा भावे, नाम तो उन्होंने भी चंपारण का ही लिया है प्रशांत किशोर ने, कि चंपारण से करेंगे यात्रा का शुरुआत करेंगे। तो महात्मा गांधी की बात, अब महात्मा गांधी तो हमने देखे नहीं। जयप्रकाश जी का जरूर हमने कार्यक्रम देखे, विनोबा भावे को भी कई बार रिपोर्टिंग उस तरह से करने का, लिखने का, उनको दूर से जैसे कह सकते हैं कि उनकी यात्रा के तो भागीदार नहीं रहे, लेकिन उस समय में रिपोर्टिंग करने के नाते यहाँ देख करके या लेख लिखने में विनोबा भावे भी पदयात्रा भूदान के लिए करते थे। अब उससे भी ज़्यादा यदि कहें, राजनीतिक जो प्रधानमंत्री पद पर भी रहे, जयप्रकाश जी के ही बड़े प्रबल समर्थक, कांग्रेस के भी बड़े युवा तुर्क कवि रहे, चंद्रशेखर की यात्रा का मैं जो उल्लेख करना चाहूँगा। क्योंकि यदि सत्ता के साथ जुड़ी हुई कोई यात्रा जिसको कह सकते हैं, जिसके लिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मैं अपनी पार्टी बनाऊं या कैसे बिहार का कल्याण हो, तो चंद्रशेखर जी वैसे तो सत्ता की राजनीति में थे, लेकिन सत्ता की राजनीति से नाराज भी हुए। बाकायदा इमरजेंसी का विरोध करने पर वो जेल भी गए, कभी इंदिरा गांधी के भी प्रमुख रहे। लेकिन 82 में उन्होंने फैसला किया कि भाई देश को, चूंकि वो इमरजेंसी के बाद तो सत्ता में रही थी, जनता पार्टी की सरकार आई, पार्टी के वो प्रमुख रहे, लेकिन पार्टी भी बिखर गई। तब उनको लगा कि नहीं, लोगों के दुख दर्द को पूरे देश को देखना चाहिए। क्योंकि उनके पास कुछ युवाओं ने ही ये राय दी थी कि आप उसका एक अलग माहौल बनेगा, लोगों की समस्याओं का, दर्द को कोई सुनने वाला तो है, सत्ता में रहने वाले नहीं सुन पाते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, मैं कन्याकुमारी से लेकर के और पूरे देश का वहाँ तक दिल्ली आऊँगा पैदल। लेकिन उस समय कर्नाटक के चुनाव आ रहे थे, तो उन्होंने उसको कुछ महीने स्थगित रखा और जनवरी 1983 में यह यात्रा की, जो मुझे आज भी याद है। और मैं तब दिनमान नवभारत टाइम से जुड़ा हुआ था, मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी उस समय में किए। तो लेकिन ये है कि वो पदयात्रा ऐतिहासिक इसलिए रही, एक व्यक्ति जो जनता पार्टी का प्रमुख रहा, जो कभी इंदिरा गांधी का प्रमुख रहा, जिसने इंदिरा गांधी के साथ मैंने संघर्ष भी किया, उनका साथ युवा तुर्क के नाते पुराने लोगों से भी संघर्ष किया, बाद में उन पुराने लोगों के साथ सरकार में भी भागीदारी में एक तरह से पद नहीं लिया, लेकिन काम करते रहे। 6000 से अधिक किलोमीटर की इस पद यात्रा पर वो निकले। उसको उन्होंने भारत यात्रा का नाम दिया था, लेकिन इस तरह से वो यात्रा पर निकले। और कोई पार्टी के नाम पर उन्होंने कहा भाई ये पार्टी की राजनीतिक यात्रा नहीं होगी, वो जबकि जनता पार्टी के प्रमुख रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पार्टी की कोई यात्रा नहीं होगी, ये मेरी और मेरे समर्थ जो कुछ है उनमें भी, चूंकि उनका खर्च भी कोई किसी से लिया नहीं जाएगा, सिर्फ 25 लोग हमारे साथ चलेंगे। फिर लोगों ने, बड़ा समर्थकों ने, कई उनके ज़्यादा तो बहुत चाहने वाले भी थे, उनके समर्थक भी थे, वो चाहते थे इस यात्रा में शामिल हों, तो 50 लोग कर दिए गए। कन्याकुमारी से वो निकले और उन्होंने कहा कि खर्च को, जो जहाँ जिस गाँव में जाएंगे, जिस कस्बे में ठहरेंगे, वहाँ के जो लोग स्थानीय लोग हैं वो प्रबंध कर देंगे, खाना खिला देंगे, पानी पिला देंगे, जहाँ कहीं ठहरा देंगे वहाँ हम ठहर जाएंगे। वो इसलिए मैं उसको बड़ी ऐतिहासिक, गांधी परंपरा में उस तरह की यात्रा थी। उनको कारपोरेट उनको भी सहायता कर सकता था, जितने बड़े नेता थे वो, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि मैंने, आप देखिए केरल, कन्याकुमारी, कर्नाटक वगैरह सब जगह, और कई उनके साथ ऐसे उनको चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले लोग थे जो सारा खर्च उठा सकते थे। पार्टी की तरफ से भी खर्च हो सकता था या पार्टी के लिए और चंदा इकट्ठा हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, और वो अपना बाकायदा धीमे, जबकि उनका स्वास्थ्य भी तब तक उन्हें वैसा रहने लगा था, गड़बड़ा जाता था, लेकिन वो पूरी लंबी उन्होंने पदयात्रा की, लोगों के दुख दर्द सुने, गाँव में जाकर ठहरे। और फिर होता ये था कि ये सही है कि 50 लोग साथ में हो गए,
बाद में हर जगह जैसे होता है कि भाई और 100 आदमी चल रहा है तो वो कहता है चलो हम 3 दिन तक तो हम भी चलते हैं। तो हर राज्य में एक से लेकर पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत, पूर्वी भारत होते हुए दिल्ली आए। वो पद यात्रा ऐसी थी जिसको हम कहते हैं कि सामाजिक गांव के लोगों का सस्ती दर्द। प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा है, भाई हमने पहले से, हमारी कंपनी ने चुने हुए हैं 18,000 लोगों के साथ मैं बात करूंगा तो पूरी यात्रा में 3,000 किलोमीटर में, और तब मैं तय करूंगा कि समस्या क्या है, मैं क्या उसके बाद क्या तय करना है, फिर मैं पार्टी बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, ये जो रोवायत राग देंगे, मतलब वो बीच बीच पे छोड़ते रहते हैं। मतलब वो मार्केटिंग और पब्लिसिटी के मैनेजर हैं। चंद्रशेखर मार्केटिंग वाले नहीं थे, वो तो कई बार मीडिया के लोगों से अच्छी बात भी करते लेकिन गुस्सा भी हो जाते थे। उनको कोई ज़्यादा ये नहीं थी कि आप क्या छाप रहे हैं नहीं छाप रहे हैं। उनको वो बहुत ही खुले दिल के, खुले दरबार जिसको कह सकते हैं कि लगता था जो बोलना है मुंह पर बोलेंगे, संसद में धारदार बोलेंगे। जो अनुभव हुए सामाजिक समस्याओं को, आर्थिक समस्याओं को, सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझा। जहाँ ज़मीन पर आया खाट पे सो गए, आश्रम यहाँ भी बाद में भी, और उन्होंने तब भी कहा है, कई बार हुआ बीच में कुछ लोगों ने ज़्यादा चंदा रास्ते में जो साथ जा रहे थे, नहीं कुछ पैसे तो रख लीजिए, 10,000 रख लीजिए, 5,000 रख लीजिए। तो फिर वो कहते थे बच्चा ये पैसा अलग जमा कर दो और ये गाँव के, जिन गाँव से हम निकल करके आ रहे हैं उन गाँव के विकास के लिए खर्च होगा। इस पैसे को हम फिर भी खर्च नहीं करेंगे, चाहे कोई साथ में चंदा कुछ लाख रुपए भी, ज़्यादा कितना टोटल मिला करके पूरी भारत यात्रा में 7-8 लाख रुपए बचा होगा, मैंने जो इकट्ठा हुआ। आप अंदाज लगाइए, आज 8 लाख तो आप कहिए कि वो एक गाड़ी में यहाँ से जाकर प्रशांत किशोर तो एक दिन का 20 लाख रुपया अपने चार्ज कर लेते हैं कंपनी का जब सलाह देते हैं। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने इतनी सलाह दी, अभी बीच में जब वो यात्रा करने की घोषणा से पहले बराबर कई घंटों तक सोनिया गांधी और पार्टी के बड़े बड़े नेता को समझाते रहे कि कैसे पार्टी को जिंदा करना है। आश्चर्य की बात, इसीलिए तो कांग्रेस के लोग उठते थे भाई ये कैसे समझाएंगे। ये अलग बात है, भाई नीतीश कुमार के यही सवाल लोग उठा रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जी ने ये नहीं कहा था कि समस्या, उनका कहना था कि लोगों में विश्वास कायम होगा, उस तरह की गांधीयन स्टाइल होना चाहिए। उसके पीछे हमारी भावना, राजनीतिक उद्देश्य हमारा नहीं है। और ऐसा नहीं कि 82 के बाद वो मतलब सत्ता में आ गए, 83 के बाद वो इतना संयोग भी रहा, मतलब ऐसा तो नहीं था, उनके दल के कोई ज़्यादा बहुमत नहीं था। कब जाकर के 91 में बिल्कुल एक अस्थिरता की स्थिति 89 के बाद वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद पैदा हुई, तब वो कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री जरूर बने। देश में न वो कभी मंत्री बने थे, न कोई उन्होंने पद स्वीकारा था। एक ही बार आया जब और कोई स्वीकार नहीं था, तब वो प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन कुछ महीनों के लिए। तो सत्ता उनका लक्ष्य नहीं था। महात्मा गांधी के इशारों, मैंने उनके सिद्धांतों पर जो चलता है या उनसे कहता है कि उनको हम आदर्श मानते हैं, हम चंपारण से शुरू करेंगे, उस यात्रा का बहुत होता है समाज के लिए हम उनके दर्द को समझे और उनमें सुलझाने में जो भी थोड़ा योगदान कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने तब भी एक रिपोर्ट बनवाई, बाकायदा अफसरों से जाके, अंग्रेज थे, उनसे कहा देखिए भाई मैं चंपारण में इनको मेरे साथ भेजिए और मैं तब ये जो रिपोर्ट बनाएंगे वो देंगे ताकि सरकार समाधान करे। वो खाली आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे थे कि आज़ादी का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन वो किसानों के दर्द को चंपारण से लेकर के देश में इसलिए पदयात्रा करते थे। यहाँ पर यह है कि भाई मैं सत्ता में आना है वो भी तय करूंगा, या सत्ता में मुझे वैसे ही ले लिया जाए। कांग्रेस पार्टी को भी प्रस्ताव दिया मुझे नंबर 2 बना दो, मैं किसी को जवाब दे नहीं होऊंगा, बस पार्टी में जो जितने साल 70 साल से काम किया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो मैं कहूँगा वो करेगा, जिसको मैं कहूँगा टिकट देगा। और मुझे बिहार के लोगों ने अभी बताया, कल जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा जब वो पार्टी के उपाध्यक्ष थे या नीतीश कुमार के सलाहकार थे तो वो तो डांट कर कहते थे इसको टिकट नहीं मिलेगा। वो दबदबा था उनका, बड़ा जलवा था। और सलाहकार थे तब तो भाई फाइलें उन्हीं के पास आती थी, सलाहकार वो किसी चीज में पानी के लिए कर। अब वो कह रहे नीतीश कुमार ने बेड़ागर्क कर दिया, पूरी शिक्षा स्वास्थ्य को खत्म कर दिया, सब नष्ट हो गया है बिहार, अब मैं ही उसको ठीक करने वाला हूँ। आप ही बताइए, जब आपके हाथ में दस्तखत करने के पावर थे, जब आप मुख्यमंत्री से कहकर के आप उसकी प्रशंसा में गुणगान पूरे देश में कहते हैं कि हमने तो उसी के बल पर उनको जिताया, हमने ममता को जिताया, हमने तो बीजेपी को जिताया। भाई नरेंद्र मोदी जी को जिताने में या ममता बनर्जी को जिताने में कारपोरेट कंपनी वाला क्या कर सकता है? खाली 2 स्लोगन बना दिया या कहीं टीवी अखबार में चला दिया या एक सर्वे बना करके दे दिया, तो वो तो कोई भी किसी भी पत्रकार के पास हर राज्य का सर्वे मिल जाता है, किस सीट से कौन पहले जीता था और कौन हारा, कितने कहाँ पर कौन जाति का आदमी कौन है। लेकिन उसका श्रेय पे करोड़ों रुपया कमा के उनकी कंपनी आज भी चल रही है, कंपनी भी चलती रहेगी, उनकी पदयात्रा भी चलती रहेगी। न्याय बिहार के लोगों को कितना मिलेगा? हम कहते हैं कि पदयात्रा का लक्ष्य कमाना है, सत्ता पाना है या सामाजिक आर्थिक कल्याण करना है, ये डिसाइड भविष्य करता है, जनता करती है। और इस तरह के नेता आते और जाते रह सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।